हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 19 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 में। यानी नीति आयोग की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है। और यह अभिकरण भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करेगा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये बैंक है पटना में। यानी कि गुल्लक बच्चा बैंक किलकारी की स्थापना पटना बिहार में की गई और इसे किलकारी नाम से जाना जाता है। और यह बैंक जो है बच्चों के पढ़ाने के उद्देश्य में खोला गया है और यह बच्चों के बचत की आदत, पैसे का सही उपयोग, उचित प्रबंधन एंड प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। एंड किलकारी का जो नामांकित है बच्चे का गुल्लक के सदस्य बन सकते हैं और मात्र 10 रुपये से एक खाता खोला जा सकता है। वित्तीय वर्ष अंत में जमा राशि गुल्लक द्वारा 6% ब्याज दिया जाता है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। और मैं आपको बता दूं कि कोकस एक लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है और जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है और इस प्लेट का क्षेत्रफल करीब 29 लाख वर्ग किलोमीटर एवं प्रति वर्ष 67 मिलीमीटर की गति से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर स्थानांतरित होती है। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो इस समझौते का परिणाम रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की और इसका यही जो है वो हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो ये दर्जा जो है मिजोरम ने दिया। यानी कि मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया और यह विचार पहली बार 2019 ईस्वी में शत्रुघ्न मिजो नेशनल फ्रंट सरकार द्वारा राज्य की खेल नीति के रूप में प्रस्तावित किया गया था और फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य के खेलों को पेशेवर बनाना और मिजोरम के राज पशु सुमित्रन सीरो है। ठीक है। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के समुद्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये स्थित है ग्रैंड जल संधि। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड जल संधि ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है और जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के एक ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी सागरों के समूहों को जोड़ता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो वो उल्लेखित है अनुच्छेद 300A में। ठीक है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार का संबंधित और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में हटा दिया गया है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा और की बेटी थी। तो ये बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। यानी कि भारतीय प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेरनागा की बेटी थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था और रुद्रसेन द्वितीय 100 मतानुयायी थे जबकि प्रभावती वैष्णव मत के मानने वाली थी। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सत्या नडेला। यानी कि सत्या नडेला हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है और हिट रिफ्रेश सत्या नडेला की एक नॉन फिक्शन किताब है और जिल ट्रेसी निकोल्स और ग्रेस शॉ इसे सहलेखक हैं और बिल गेट्स द्वारा 2017 ईस्वी में प्रकाशित एक प्रस्तावना के साथ है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो यह खदान स्थित है कर्नाटक में। यानी कि कुद्रेमुख कर्नाटक के चिंगमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है और इसके निकटस्थ की एक कस्बे का नाम भी यही है। यह कस्बा मुख्यतः लौह अयस्क और खनन के कारण प्रसिद्ध है और जहाँ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केंद्रमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड स्थित है और अपने नाम के अनुसार इसी के कार्य का संलग्न भी करता है।
निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? तो जो सरकारी योजना शुरू की गई थी वो की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी दीनदयाल DDUGKY, ठीक है। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं का सरकार द्वारा स्किल देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन का रोजगार उपलब्ध कराना, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2014 में की गई थी। तो इसका 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये कथन जो है वो सत्य है। यानी राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। और इसके सभापति वेंकैया नायडू ने इसे सदस्यों की संख्या 245 है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे? तो जो नयनार संत नहीं थे वो थे अंडाल, ठीक है। यानी हिंदू धर्म में नयनार भगवान शिव के भक्त संत थे, और इनका उद्भव मध्यकाल के मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। और कुल 63 नयनारों ने 100 सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी प्रकार विष्णु के भक्त संतों के अलवार कहते हैं, और संबंध सुंदर तथा अपर नयनार संत थे, जबकि अंडाल नहीं थे। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो श्रेणी है शिवलिंग पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी शिवलिंग पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जो सिंधु नदी के लगभग 24 किलोमीटर तक फैली हुई है। और बाहरी हिमालय में ऐतिहासिक काल में मानक पर्वत के रूप में भी जाना जाता था। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करम शाह ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो करम शाह ने की थी। यानी कि पागल पंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसका प्रभाव उत्तर बंगाल के अधिक था। और 1825 ईस्वी में करम शाह ने उत्तराधिकारी और उसके पुत्र टीपू को जिम्मेदारी के विरुद्ध विद्रोह किया था। और 1833 ईस्वी में पागलपंथी विद्रोह को कुचल दिया गया था। और बाद में पागलपंथी संप्रदाय ब्राउल संप्रदाय में मिल गया, और जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में ललन फकीर ने की थी। फराजी कौन थे? तो ये जो थे वो आर्य समाज के अनुयायी थे। फारजी कौन थे? फारजी, मैं तो पहले आपको इनके बारे में बता दूं। तो फारजी आंदोलन की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। यहाँ पर मैं गलती से आर्य समाज के अनुयायी कर दी थी, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी। लेकिन ये जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी, और यह आंदोलन बंगाल के फरीदापुर नामक क्षेत्र में केंद्रित था। अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। यानी मैं आपको बता दूं कि रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जनजाति के लोगों द्वारा 1822 ईस्वी में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया गया। और इन्होंने सतारा और के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों के आक्रमण किया। और 1825 से 26 ईस्वी तक उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, और 1829 तक यह चलता रहा। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वघेरा विद्रोह जो है हुआ था बड़ौदा में। यानी ओखा मंडल के वघेरे में आरंभ से ही अंग्रेजों के शासन का विरोध किया था। और बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना के सहायता से वघेरों को दबाया, और इसे वघेरों ने विद्रोह कर दिया, जो 1818 ईस्वी से 1819 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी राज्यों पर आक्रमण किया। और 1820 ईस्वी में एक संधि द्वारा शांति स्थापित की। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो वो पारित किए गए थे 1835, 1867, 1878 और 1908। यानी कि प्रेस के संबंध में ब्रिटिश द्वारा प्रमुख अधिनियम बनाए गए थे, जैसे अधिनियम 1835 में मेटकाफ अधिनियम, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 से 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931। ठीक है।
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन थे? तो इन लेखों के लेखक जो थे वो थे अरविंद घोष। यानी अरविंद घोष द्वारा 1893 ईस्वी में एक लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित की गई और इसमें कांग्रेस की उदार विचारधारा एवं नीतियों का आलोचना की गई थी। और इन लेखों का प्रकाशन हिंदू प्रकाश एवं बॉम्बे डेली समाचार पत्रों में 9 लेखों का श्रृंखला में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाने नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति के तीसरे स्तर की लाई गई थी और इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्षणों को रखा गया था और इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारत के लिए डोमिनियन राज्य के साथ संसदीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। कैथरीन मेयो एल्ट्स, हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उसके बीच आम रिश्ता जो था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। अगला हम है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो उन्होंने उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने। यानी मैं आपको बता दूं कि मौलाना हजरत मोहनी भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पुनः स्वतंत्रता आज़ादी ए कामिल की मांग की और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो सबसे करीबी वर्ष जो थे वो थे 1925। ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष और समाजवाद के लिए की गई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी को 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार के नागपुर में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान का गठन किया। तो इन्होंने जो गठन किया था वो था 1930 के दशक में। यानी मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी। ठीक है। और सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा न्यू 1929 ईस्वी में रखी गई और उन्होंने किसानों की दशा को सुधारने के लिए जमींदार व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को नेतृत्व प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो जो गोलमेज सम्मेलन 1930 यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 17 नवंबर 1932 को हुआ और यह नाम मात्रा के सम्मेलन था क्योंकि इसमें कांग्रेस और ब्रिटेन की लॉयर पार्टी ने भाग लेने से मना कर दिया था और इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था और इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर जो है वो बन गया। 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। यानी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में गांधी जी के विषय पर चर्चा की गई थी और वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनको यह अवतार के रूप में देखा गया था। वो महामानव एवं दया की मूर्ति के रूप में बिहार के जनमानस पर अंकित हो गए थे और गांधी जी को राम का अवतार तथा ब्रिटिशों के आधुनिक रावण के साथ साथ उन्हें धर्म एवं अंग्रेजों का अधर्म का प्रतीक भी माना गया। यानी गांधी जी हमारे लिए एक आदर्श है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ठीक है। तो निम्नलिखित में यहाँ पर जैसे 3 ऑप्शन है, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनमें से हमें सही चुनना है। तो जो इसमें थे वो थे केवल 2 यानी कि स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो थे छपरा। यानी कि राहुल संकृत्यान के हिंदी यात्रा सहित का पिता कहा जाता है और वह असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे और वह असहयोग आंदोलन के प्रसार के लिए छठ पूजा को पसंद करते थे क्योंकि इस पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाओं और सूर्य भगवान की पूजा एक लिए एकत्र होती थी और इससे उनके बीच असहयोग आंदोलन प्रचार आसानी होती थी। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो वो थे पीर मोहम्मद मुनीस।
मुनिस, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पीर मोहम्मद मुनिस गुरु प्रशिक्षण स्कूल बेतिया में एक अध्यापक थे और हिंदी पत्र पर जो है प्रताप कानपुर के लिए स्थानीय संवाददाता थे। और महात्मा गांधी के आने से पहले जनवरी 1916 में इन्होंने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनाओं से लेख लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है वो प्रकाश डाले। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो अनुकूल था 1972 से 73 ईस्वी और 1976 से 77 ईस्वी तक। यानी अनुकूल व्यापार संतुलन के तात्पर्य आयात की तुलना के निर्यात में अधिक वृद्धि और व्यापार अधिशेष से है, और प्रतिकूल व्यापार संतुलन से तात्पर्य व्यापार घाटे से है। और 1972 से 73 140 के तात्पर्य व्यापार घाटे से और 140 करोड़ और 1976 से 77 68 करोड़ रुपए के भारत व्यापार संतुलन अनुकूल था। निम्नलिखित में कथनों पर विचार किया जाए। बैंक दर पर ब्याज दर से भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। और दूसरा है रेपो दर, वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेता है। तो जो इसमें सही है वो है ना तो एक ही और ना दो ही, इनमें से दोनों कथन कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो जो भारत निर्माण का एक अंग नहीं है वो है कृषि आधारित उद्योग। यानी कि भारत निर्माण एक भारतीय व्यावसायिक योजना, ठीक है, भारतीय योजना है और जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। यानी EAS, ठीक है, और ट्राइमेस, JRY और RLEGP इन योजनाओं में लागू करने वाला सही क्रमिक कार्यक्रम है। तो जो इसमें सही है वो है D, ठीक है। यानी कि अगस्त 1979 में टाइसेम, ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 1983 में 15 अगस्त 1983 में RLEGF ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में JRY यानी जवाहर रोजगार योजना, और 2 अक्टूबर 1993 को ES यानी कि एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से वो है नामशूद्र आंदोलन बंगाल। यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसमें जो मैं आपको बंगाल के पूर्वी जिलों में एक अछूत यानी नामशूद्र जाति थी। उनमें से द्वारकानाथ मंडल के नेतृत्व में 1872 से 73 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया जिसको नामशूद्र आंदोलन कहते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में इस दिवस का समर्थन करने के बाद अनुपालन करने के फलस्वरूप यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगला है, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, ठीक है। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल जो है वो संबंधित है गोल्फ से। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स कप ट्रॉफी एक विभिन्न खेलों जैसे गोल्फ, आइस हॉकी, वॉलीबॉल, पोलो और बास्केटबॉल से संबंधित है। हालांकि शब्द का प्रयोग अधिकांश गोल्फ प्रतियोगिता के संदर्भ में किया जाता है जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे? तो जो संबंधित नहीं थे वो है B.A. स्मिथ, ठीक है। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो है मस्जिद। यानी कि 2.5 दिन की झोपड़ा वास्तव में एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1199 ईस्वी में, ठीक है, जिसका निर्माण जो है 1199 ईस्वी में दिल्ली में के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और यह दिल्ली के कुतुब मीनार यानी कॉम्प्लेक्स जिले क्वाल उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम की शक्ति के नाम से जाना जाता है, और समकालीन यह जो है विखंडित मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था।
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो लिखा गया था तुर्की भाषा में। यानी मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी चतगई भाषा में लिखी थी और बाबर की तुर्की अर्थात तुर्की कहा जाता था। और अकबर के शासनकाल के दौरान इस आत्मकथा को मुगल दरबारी अब्दुल रहीम द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरित किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध का महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति थे हकीम खान। यानी मैं आपको बता दूं कि हकीम खान सूरी एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप की सेना के तोपखाना के प्रमुख के पद पर कार्यकर्ता था और उसने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में बहादुरी का परिचय देते हुए शत्रुओं को दांत कट्टे कर दिए और अंत में वीरगति की प्राप्ति कर वह सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का वंशज था। शिवाजी की राजधानी कहाँ है? तो शिवाजी की कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी जो है वो थी रायगढ़ में। यानी कि शिवाजी ने 1676 ईस्वी में छत्रपति राजा की उपाधि ग्रहण कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। रायगढ़ इसकी राजधानी थी और रायगढ़ सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है और इनकी मृत्यु तक लगभग 6 वर्षों तक रायगढ़ मराठों की राजधानी बनी रही। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ईस्वी सन 1773 में। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो कनाडा की है। यानी मैं आपको बता दूं कि कनाडा की तट रेखा विश्व की सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई जो है 2,02,080 किलोमीटर है और इसकी तट रेखा इस भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 20 से 24% है। तट रेखा की लंबाई के मामले में इंडोनेशिया और रूस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है और मोनाको की तट रेखा सबसे छोटी है जिसकी लंबाई केवल 5.6 किलोमीटर है। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये जो है वो उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। यानी पेनाइन यानी यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत की पहाड़ियाँ प्राचीन मोरदार पर्वतों के उदाहरण है और पुराने पर्वतों के तत्पर में इन पर्वतों का जिनका निर्माण टर्सियारी युग के पूर्व भूमिभर्ग इतिहास के युग में था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार से सबसे बड़ा केंद्र है? तो जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है लंदन। यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज LME विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक धातु और कीमत जोखिम प्रबंधन केंद्र है। पूरे विश्व में लौ का 80% से अधिक व्यवसाय LME द्वारा संचालित किया जाता है और लंदन में पूरे विश्व में सोने का प्रमुख व्यापारिक और निपटान केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है दोनों A और B, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ये दोनों नदियाँ जो हैं वो नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वो डिगबोई असम में। यानी मैं आपको बता दूं कि ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ जिले में तिब्बत पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित दिग्बोई भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र और दिग्बोई रिफाइनरी तेल शोधक केंद्र की स्थापना असम तेल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 ईस्वी में की गई थी और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी भी है। अगला है, भारत में एयरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को हम लोग जो है वो जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी मैं आपको बता दूं कि एयरलुंग स्काम्पो जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जो कि तिब्बत से होकर बहती है और तिब्बत में इसी तिब्बती नाम यानी कि एयरलुंग संकपो के से जाना जाता है और मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व तिब्बत के पश्चिम में स्थित अकंसी ग्लेशियर में से निकलती है। और मैं वीडियो के पेज में बोलना चाहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ आप लोगों तक पहुँच जा रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो मेहनत मेरा जो है वो रंग ला रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी निम्न अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी जो है वो है संबंधित कोशिका से, यानी कि कोशिका के अध्ययन में कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है और यह जीव के एक शाखा है जो कि कोशिकाओं की संरचना, कार्य, गुणन, विकृति विज्ञान और जीवन इतिहास से संबंधित है। लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रबल यानी फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग कहते हैं एपिग्लैटिस। ठीक है, एपिग्लैटिस।
इनमें से किस प्रकार के मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो वो है कंप्यूटर वायरस। यानी कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलती है। और विभिन्न प्रकार के मैलवेयर और एडवेयर जो है प्रोग्राम्स के संदर्भ में भी वायरस शब्द का उपयोग समान रूप से होता है और इससे बचने के लिए एंटीवायरस का भी उपयोग किया जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो जो पत्तियों की छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होती है, उसे हम किस रूप के नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं रंध्र। यानी कि पत्तियों की जो सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं और रंध्र यानी स्टोमाटा हो कहा जाता है। और स्टोमाटा जो है वो मुख्य कार्य वातावरण और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन देकर गैस के आदान प्रदान करना है। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल मनुष्य और जानवरों के द्वारा किया जाता है और इसका प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की भी मदद मिलती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन की भाषा का उदाहरण है? तो ये है SQL। यानी कि SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एंड लैंग्वेज चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। और SQL को SEQUEL भी कहा जाता है। इसके द्वारा डाटाबेस को संचालित किया जाता है और डेटाबेस पूरी तरह से जो है ऑर्गेनाइज जो होता है और इसके आसानी से इसे खोला जाता है, मैनेज और अपडेट भी किया जा सकता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो प्राप्त होता है शुष्क पुष्पकली से। यानी कि लौंग माइरोटेसिया सिजिगम एटोमेटिकम कुल का पौधा है जो कि शुष्क पुष्पकली के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी पुष्पकली आरंभिक अवस्था में पीला रंग, फिर परिपक्व अवस्था में जो है चमकीली लाल रंग की हो जाती है और उपज के रूप में प्राप्त की जाती है। ओकोजिन संबंधित है, ओकोजिन जो है वो संबंधित है कर्क रोग से। यानी कि ओकोजिन एक जीन के है जो कि कर्क रोग कैंसर की उत्पत्ति के जिम्मेदार कारक है। और कैंसर एक प्रकार के संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अंतरिक्ष विभाजन विकास के कारण होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। यानी कि सोडियम आवर्त सारणी के अल्कली धातु समूह का एक सदस्य है और यह अत्यधिक सक्रिय धातु है जो कि प्रकृति में कभी भी शुद्ध रूप से में नहीं पाई जाती है। सोडियम बहुत जल्द बदरंग हो जाता है और इसका द्रव्यमान एवं घनत्व कम हो जाता होता है। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो DNA को जो है वो बनाया आर्थ कोनरबर्ग। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो वो विस्फोट जो है प्लूटोनियम। यानी मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का कोड नाम था फैटमैन था। और फैटमैन इम्प्लोजन प्रकार का परमाणु बम था जिसे प्लूटोनियम के प्रयोग हुआ था। और हिरोशिमा का जो बम गिराया गया था वो यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कॉपरनिकस के। यानी मैं आपको बता दूं कि निकोलस कॉपरनिकस ने 1512 ईस्वी में सिद्ध किया कि हेलियोस्ट्रिक सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर रोज पूरा करती है। कॉस्मिक किरणें, ठीक है, तो ये किरणें जो हैं वो हैं अवशोषित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो वो है आयनीय विविकरण। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा का विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोगों के। यानी मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड और कॉलरा दोनों एक जल जन्य रोग है जो कि कॉलरा दूषित जल पीने या कॉलरा के बैक्टीरिया मिले हुए भोजन से होती है जो कि विब्रियो कलेरी बैक्टीरिया के कारण संक्रमित होते हैं। और टाइफाइड रोग पानी की गंदगी से होता है जो कि साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से दूषित होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो वो
ऊर्जा जो है वो जमा होती है यहाँ पर 75 हो गया, यहाँ पर 65 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो वो ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी, ल्यूवेन हुक ने। यानी मैं आपको बता दूं कि 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेन हुक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दांत के खुरचन के जीवाणुओं को देखा, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा, और इस कारण ल्यूवेनहुक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सहभागिता। यानी कि मैं आपको बता दूं, चार्ल्स डार्विन के अनुसार अनुकूल की प्रक्रिया में विविधता होती है, लेकिन अन्य मतों में अनुसार अनुकूल में से वह एकल रूप से सक्रिय रह जा सकता है। जीवों में अत्यधिक विविधता के लिए सहभागिता होना आवश्यक है। सबसे छोटा जीव, ठीक है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो जो समर्थ है वो है माइक्रोप्लाज्मा। यानी मैं आपको बता दूं कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे एवं सरलतम जीव होते हैं, जो कि ब्रोकैरियोटिज है, जो अपने सूक्ष्मतर आकार एवं सख्त कोशिका भित्ति के अभाव में जीवाणु के विभिन्न होते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा जो है जीव एवं विकास एवं प्रजनन के स्वयं समर्थ होते हैं। अगला है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये प्रत्यारोपण सर्वप्रथम हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे, और ये विश्व के प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रथम बार गुटे स्क्यूर अस्पताल केपटाउन में 63 वर्षीय लेविस वासंकासी के शरीर में 3 दिसंबर 1967 को हृदय सफल प्रत्यारोपण किया। अगला है पादप कली है, तो पादप कली जो है वो है एक भ्रूणीय टहनी। यानी पादप कली यानी प्लांट वुड एक अविकसित या भ्रूणीय टहनी होती है, जो कि सामान्यतः एक पत्ते के कक्ष में या तना के आक्रमण नोक पर पाई जाती है, और पादप कली विशेष रूप से पुष्प या छोटी टहनी पर विकसित हो सकती है, तथा इसमें समान रूप से टहनी के विकास अंतःशक्ति है। सीक्रेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो जो इसमें गैस प्रयुक्त होती है वो है ब्यूटेन। यानी मैं आपको बता दूं कि ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रव अवस्था में आ जाने वाली गैस है, जिसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। वर्तिका विक प्रकार लाइटरों में नॉफ्था या श्वेत गैस का प्रयोग होता है, जो द्रव हाइड्रोकार्बन मिश्रण एक वाष्पजल ज्वलनशील है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो है रैफोलेसिया। अगला है विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णन। यानी कि विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वर्णन है, जो कि प्राकृतिक वर्णन के द्वारा विभेदों या अन्य हासिल किए गए जीवों के अगली पीढ़ी को दिशा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। यानी कि मानव शरीर में जो है खोपड़ी में 22 अस्थियां, कान में 6, पैर में 62, हाथ में 64 और धड़ में 51, कंठ में 1, इस तरह से कुल जो है वो 206 हड्डियां हैं। ठीक है, और पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगला है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो है एंथ्रोसाइट। यानी कि बिटुमिनियस कोयला का समान प्रकार है, जिसमें कार्बन का अंश 70% से 85% तक होता है, जबकि एंथ्रोसाइट कोयला सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का अंश 85% से अधिक होता है, परंतु इसके भंडार बहुत सीमित होते हैं। किसी विषय में, ठीक है, किसी विषय में 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती हैं। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट के कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, तो उसे जो है कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी में के लिए प्रोजेक्ट कार्य आवंटित किए जाते हैं। परीक्षा में 75 अंक थ्योरी के लिए हैं और प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा 180 है। ठीक है, और 75% थ्योरी के लिए, ठीक है, क्या है 75%, तो क्या करेंगे 180 गुना 75/100। ठीक है, और शेष प्रोजेक्ट क्या है 45। ठीक है, शेष प्रोजेक्ट 45,
इक्वल टू 135। ठीक है, अब माना शेष प्रोजेक्ट बीना ने x% अंक लाए हैं। ठीक है, माना प्रोजेक्ट बीना ने शेष अंक जो है वो x अंक लाए हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अगर जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मुझे जो है मिटाना पड़ता है, पर आप लोग इसको नोट कीजिएगा, और नोट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग इसे समझिए। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप लोग बेझिझक कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें हो गया माना शेष प्रोजेक्ट बिना ने x अंक लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 135 गुना 60/100, क्योंकि यहाँ पर 60 अंक है। ठीक है, 60/100 प्लस 45 गुना x/100। ठीक है, 100 इक्वल टू 180 गुना 62/100। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, 100 तो 180 प्लस x कर देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब गुना करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 180 प्लस x इक्वल टू 248। ठीक है, अब 248 को हम लोग क्या कर देंगे, x इक्वल टू 248/180 करने के बाद 68% आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर लेंगे डिवाइड, और हो जाएगा 112.5 प्लस 4/7 का 56-12/207 भागा 23 गुना 4/5 माइनस 21 गुना 1/3 गुना 1/4 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो इसका हमें मान ज्ञात करना, और हमारा ये जो है वो प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 12.5 प्लस 32 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद 9 गुना 4.5। ठीक है, 9 गुना 4.5। ठीक है, क्योंकि इतना में इसको भाग दिए तो आया। ठीक है, तो 9 गुना 4.5 माइनस 64/3। ठीक है, इसको गुना करने पर 64/3 गुना 1 गुना 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 32.5 बटा 40.5 40.5 इक्वल टू 32.5 बटा 32.5 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1। क्योंकि अगला है, एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है। 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का जो है वो लाभ हो। तो क्या करता है, 2000 में 400 संतरे खरीदता है। ठीक है, 2000 में क्या करता है, 400 संतरे खरीदता है, और 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं कि उसे जो है वो 30% के लाभ हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2000/400 कर देंगे। 2000/400 गुना 130, यानी 30% लाभ करना है, तो 130/100। ठीक है, अब टोटल को करने के बाद 13/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 13 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या क्या है, 13 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या 2 है। ठीक है, 13 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या 2 है, तो 260 रुपये में बेचे गए संतरों की कुल संख्या 260 रुपये में बेचे गए कुल संतरों की संख्या 40 रुपये है। ठीक है, और ये 40 रुपये कैसे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर घंटा की चाल के स्थान से ए से स्थान बी के लिए चलता है, और स्थान बी से 1.5 घंटा रुकता है, यानी 1.5 घंटा। ठीक है, तो फिर 6 किलोमीटर घंटा चाल के साथ ए पर वापस आता है। वह स्थान ए से पर शाम 7 बजे पहुंचता है, और स्थान ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो यात्रा का कुल समय क्या है, यात्रा का कुल समय तो 5 - 2/3 इक्वल टू 60/2 घंटा। माना ए और बीच की कुल दूरी, ठीक है, डी, ए और बी के बीच की दूरी डी किलोमीटर। तो क्या करेंगे, D/4 यानी 4.5 घंटा प्लस D/6 इक्वल टू 7/2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए।
4D प्लस 3D बटा 18 इक्वल टू 7/2, यानी D इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। यदि 4P इक्वल टू 6Q इक्वल टू 9R है तो P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करें। तो 4P इक्वल टू 6Q इक्वल टू 9R, ठीक है। तो इनके बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9, ठीक है। अब इसे एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो आप लोगों को निकालने आता है, तो अब क्या करेंगे 36/4 अनुपात 36/6 अनुपात 36/9, यानी कि 9:6:4। एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बटे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपये की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपये है तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने चाहिए। तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 25% और 875 रुपये की कुल छूट, ठीक है। तो यहाँ इसको कर देंगे। उसके बाद 100% क्या होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि 25% इक्वल टू 875 रुपये का छूट घोषणा होता है। तो व्यक्ति द्वारा खरीदे गए शर्ट जो है, यानी कि 100% का 3500, ठीक है। 100% का 3500 तो अंकित मूल्य। तो व्यक्ति द्वारा खरीदे गए शर्ट की संख्या क्या कर देंगे 3500 बटा 250 और 250 से 3500 को डिवाइड कर देंगे तो 14। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है तो यह राशि 2 वर्ष में 28,224 रुपये और 3 वर्ष में 29,635.20 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें कि मैं इस तरह के सवाल जो है वो बताई हूँ, तो आप लोग जब शुरू से देखेंगे, जब हम लोग छोटे से वर्ड से स्टार्ट करते हैं तभी जाके हम बड़े बड़े वर्ड्स को सीख पाते हैं। तो इसलिए जब हम छोटे से प्रश्न से सॉल्व करना सीखेंगे तभी जाके हम बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने तो मेरे वीडियो को देखा है शुरू से लेकर अभी तक तो वो इसको समझ जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को भी जो है वो समझ में आ जाए और आप लोग भी इस तरह के सवाल जो है आसानी से बना लें। तो आप लोग के लिए आज का सवाल है और आप लोग इसको खुद से जो है सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो भी बताइएगा, होगा तो भी बताइएगा। अगला है 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आमने सामने चल रही रेलगाड़ी एक दूसरे से 45 सेकंड पर पार कर जाती है। उनकी लंबाई क्या है यदि वो बराबर है। तो रेलगाड़ी का अपेक्षित चाल क्या है 30, तो 30 गुना 2 इक्वल टू 60, ठीक है किलोमीटर। अब समय क्या है 45 सेकेंड, समय क्या है 45 सेकेंड। अब लंबाई दोनों रेलगाड़ियों की तो 4 गुना क्या कर देंगे समय कर देंगे, 4 गुना समय कर देंगे तो क्या करेंगे 60 गुना 5/18, ठीक है 5/18 45 सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गया 750 मीटर। गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 750 मीटर। 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी, यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो मिश्रण में पानी की मात्रा, ठीक है मिश्रण में पानी की मात्रा 400 का 10%, यानी कि 400 का 10%, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको बटा कर देंगे तो 40 लीटर, ठीक है डिवाइड करेंगे तो 40 लीटर। अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है तो 80 लीटर, तो 400 प्लस 80 इक्वल टू 480। अपशिष्ट पानी का प्रतिशत तो 40/80, 480 40/480 गुना 100 इक्वल टू 8 गुना 1/3। 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों को धारिता नाप सके।
तो 56 लीटर, ठीक है। और तो 56 के घन सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 को घन सेंटीमीटर में तो 56 इजक्वल टू 56,000 घन सेंटीमीटर। अब 120 लीटर के तो 1,20,000, 120 लीटर के घन सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1,20,000, ठीक है। अब 56,000 और 1,20,000 का क्या करेंगे, महत्तम संख्या निकालेंगे। 56,000 और 1,20,000 के महत्तम संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8,000 घन सेंटीमीटर, यानी कि 8,000 घन सेंटीमीटर। जब वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तब बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री में इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पर 30 और 20 है, ठीक है। और इसमें जो है 30% वृद्धि हो जाए और बिक्री में 20% की कमी हो जाए, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20/100, यानी कि 10, ठीक है। इतना करके और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4% लाभ। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया। भेंट में कुल दिया गया घन कितना है। तो 10 व्यक्ति में से प्रत्येक ने 9 व्यक्तियों को क्या किया, 10 रुपये की राशि भेंट दी, ठीक है। तो एक व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट क्या है, 90 रुपये। एक व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट क्या है, 90 रुपये। तो 10 व्यक्तियों द्वारा दी गई भेंट, 10 व्यक्तियों द्वारा दी गई भेंट तो 90 गुना 10 इजक्वल टू 900 रुपये। 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10 बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगी, ठीक है। नई संख्या क्या होगी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अपशिष्ट नई संख्या क्या है, 9 संख्याओं का कुल योग माइनस 8 संख्याओं का कुल योग कर देंगे। 9 संख्याओं का कुल योग माइनस 8 संख्याओं का कुल योग। और मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है तो बार बार मिटाना पड़ता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो 9 संख्याओं का कुल योग माइनस 8 संख्याओं का कुल योग, तो 9 गुना 20, ठीक है। 9 गुना 20 गुना 110/100 माइनस 8 गुना 20, ठीक है। इसी लाइन का है ये, 8 गुना 20 यानी कि 198 माइनस 160, ठीक है। 198 माइनस 160 यानी कि 38। अगला है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपये साधारण ब्याज, 1,800 रुपये साधारण ब्याज से 135 रुपये कम हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या, इससे माना कि अपशिष्ट समय क्या है, टी वर्ष। अपशिष्ट समय क्या है, टी वर्ष। अब हमारे पास 1800, 1200, 4.5 इस तरह से हमारे पास टोटल तो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना कि अपशिष्ट समय टी वर्ष है तो इसलिए 1800 गुना, ठीक है, 1800 गुना 4.5 गुना टी बटा 100, ठीक है। और इसी लाइन में माइनस में कर देंगे क्या, 1200 गुना 4.5 गुना टी बटा 100। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि इसे किस तरह से दर्शाया गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, तो अब हम लोग लिखेंगे कि 81T, ठीक है। 81T यानी समय जो है माइनस 54T, ठीक है, माइनस 54T इजक्वल टू 135, ठीक है, इजक्वल टू 135 यानी कि 27T, ठीक है। 27T इजक्वल टू 135 यानी T इजक्वल टू 135/27 यानी कि T इजक्वल टू 5 वर्ष, ठीक है। एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि थी, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि कुल राशि क्या है, 100 रुपये। कुल राशि इक्वल टू 100 रुपये। पहले अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश को क्या है, पहले अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश की भाग, तो क्या करेंगे 4x/9, ठीक है, यानी 4 + 5 कर देंगे तो 9, ठीक है। अब दूसरे अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश का भाग, ठीक है, दूसरे अनुपात में बांटे जाने पर ब्रिजेश का भाग तो 5x/11, ठीक है, 5x/11। अब हमारे पास क्या है, 5x/11 माइनस
4x/9 इजक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए 6। अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि 45x माइनस 44x/99 इजक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि x इजक्वल टू 99 गुना 6, 99 गुना 6 इजक्वल टू 594 रुपये। अगला है P, Q और R के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्से में अंतर 556 रुपये हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। ठीक है, वितरण तो माना P को मिलने वाली राशि क्या है 5x, क्या P को मिलने वाली राशि 5x तथा Q को मिलने वाली राशि 7x। ठीक है, एवं R को मिलने वाली राशि 9x। ठीक है, 9x। तब हम क्या करेंगे 7x माइनस 5x इजक्वल टू 556। ठीक है, यानी कि x इजक्वल टू 556/2 यानी कि 278। ठीक है, अब कुल राशि इजक्वल टू 5x प्लस 7x प्लस 9x इजक्वल टू 21x। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग 21x गुना 278 कर देंगे। 21x गुना 278 इजक्वल टू 5838। अगला है प्रश्नवाचक का 35% 598 माइनस 269 तक प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करें। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान हमें ज्ञात करना है 35% का इक्वल टू 35% इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का 35/100 इक्वल टू 189। प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 189 गुना 100/35 करने के बाद हमारा 540 आ जाएगा। ठीक है, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत है। ठीक है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, तो इसमें आज का दूसरा सवाल जो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है वो तो आप लोग सॉल्व कीजिए, और सॉल्व हो जाए तो बताइए कमेंट करके, नहीं हो तो भी बताइए। x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। ठीक है, x और y का, तो माना कि मध्य समानुपाती इक्वल टू 1। ठीक है, माना कि मध्य समानुपाती इक्वल टू x, यानी कि ax ठीक है इक्वल टू ay इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू xy। ठीक है, यानी a इक्वल टू xy। किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है। तो उसने कितने दिन काम नहीं किया। ठीक है, तो उसने माना कि विकास ने x दिन जो है वो काम नहीं किया, और विकास की कुल मजदूरी क्या है 140 रुपये है। ठीक है, विकास की कुल मजदूरी क्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 माइनस x। ठीक है, 30 दिन का है गुना 8 माइनस 2x इक्वल टू 140। 240 माइनस 8x माइनस 2x इक्वल टू 140। ठीक है, यहाँ तक समझ गए 40। तो अब हम लोग करेंगे 240 माइनस 10x। ठीक है, 240 माइनस 10x इक्वल टू 140। ठीक है, यानी कि 10x इक्वल टू 100, यानी कि x इक्वल टू 100/10, यानी कि x इक्वल टू 10 दिन। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए को उस घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो माना ए का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया। माना कि ए का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया। तो ए का विक्रय मूल्य इक्वल टू बी का विक्रय मूल्य। ठीक है, ए का विक्रय मूल्य इक्वल टू बी का विक्रय मूल्य इक्वल टू 120 रुपये।
ठीक है, बी का 120 रुपये। बी का विक्रय मूल्य इक्वल टू सी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य इक्वल टू सी का विक्रय मूल्य इक्वल टू 120 गुना 90/100, 90/100 इक्वल टू 108 रुपये। ठीक है, 108 रुपये। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब 108% इक्वल टू 108% इक्वल टू 216, यानी कि 100% इक्वल टू 216/108 गुना 100 इक्वल टू 200 रुपये। अगला प्रश्न है, 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, कितने क्यूबिक मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? तो उसका जो भार होगा वो 0.1, और इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन 2-3 सवाल जो आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में कि नहीं, आप लोग जो जितना पढ़ रहे हैं समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए दौड़ना आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड का हार देता है, तो बी की गति निम्न में से है। ठीक है, तो ए की चाल क्या है? 5 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 किलोमीटर घंटा, तो 5 गुना 5/8 इक्वल टू 25/8, 18। ठीक है, 18 मीटर सेकेंड। और 100 मीटर दौड़ने में ए को लगा समय 100 मीटर दौड़ने में, ठीक है, 100 मीटर दौड़ने में ए का लगा समय इक्वल टू 100/25/18 इक्वल टू 100 गुना 18/25, 100 गुना 18/25 इक्वल टू 72। ठीक है, 72। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग नोट किए करते जाइएगा और समझिएगा, क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है। आप क्या करेंगे? 100 - 8 इक्वल टू 92 मीटर की दूरी तय करने में बी को लगा समय 72 प्लस 8 इक्वल टू 80 सेकेंड, यानी बी की चाल इक्वल टू 92/80 गुना 18/5 इक्वल टू, इसमें हम करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.14 किलोमीटर घंटा। अगला है, यदि व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, यदि अतिरिक्त खर्च 12% है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा? तो उसे जो है बेचना होगा 184.8 रुपये में। ठीक है, घोड़े की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पर सवार हैं और बचे हुए आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है, तो घोड़े की संख्या कितनी है? घोड़ों की संख्या टोटल 16 है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 से 103 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम है DGJMP। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि यह श्रृंखला जो है, श्रृंखला का क्रम जो है वो जैसे DGJ है। ठीक है, तो G के ठीक 3 अंक के बाद J आता है। ठीक है, यानी GHIJ। ठीक है, फिर D के ठीक 3 अंक के बाद G आता है, DEFG। ठीक है, इस तरह से। फिर J के ठीक 3 अंक के बाद M आता है। ठीक है, JKLM। ठीक है, इस तरह से। अब ये अल्फ़ाबेट तो इसी तरह से यहाँ पर MPS होगा। 3, 15, 90, 5040। 3 गुना 5 इक्वल टू 15, 15 गुना 6 इक्वल टू 90, 90 गुना 7 इक्वल टू 630। ठीक है, 630 गुना 8 इक्वल टू 5040। 7, 13, 25, 49। 7, 13, 7 गुने 2 माइनस 1, 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। 13 गुना 2 माइनस 1, 13 दूनी 26 माइनस 1 इक्वल टू 25।
ठीक। 25 गुने 2 माइनस 1, 25 दूनी 50 माइनस 1 इक्वल टू 49। 49 गुने 2 माइनस 1, ठीक है, 108। 49 गुने 2 माइनस 1 इक्वल टू 98 माइनस 1 इक्वल टू 97। निम्नलिखित समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण के सही उत्तर दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से छांटिए। यदि 3 7 इक्वल टू 24, 4 9 इक्वल टू 50, 5 7 इक्वल टू 40, तो 3 8 इक्वल टू, ठीक है, तो 3 7 इक्वल टू 24 है, ठीक है, यानी कि 3 गुना 7 21, ठीक है, और 21 प्लस 3 इक्वल टू 24। 4 9, 4 गुने 9, 4 9 36, 36 प्लस 4 इक्वल टू 40, ठीक है। 5 गुना 7 इक्वल टू 40, ठीक है, तो 5 गुना 7, 5 सते 35 प्लस 5 इक्वल टू 40। 3 और 8 है, ठीक है, तो 3 गुने 8, 3 8 24, 3 8 24 और प्लस 3 इक्वल टू 27। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 589 का अर्थ माइनस हरा रंग फूल तथा 245 का अर्थ माइनस सफ़ेद रंग चाक, तो उसी भाषा में सफ़ेद के लिए कौन सा अंक है? तो उसमें जो सफ़ेद के लिए अंक है वो है 4, क्योंकि 2 और 5 रंग और चाक है। 5 क्या है? रंग है, और तीसरा में 2 रंग है और 5 जो है वो चाक है। तो ए का तो सफ़ेद का जो रंग है वो अंक है 4। बिहाइंड शब्द में ऐसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिसे अक्षरों के क्रम में भी न बदले तथा प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो? यानी कि बिहाइंड शब्द में बनने वाले 2 शब्द हैं, ठीक है, वो कौन कौन से शब्द हैं? तो बी और हाइंड, बी और एक दूसरा जो है वो है हाइंड, ठीक है। एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं। यदि सुनीता एक सिरे से 5वें नंबर पे है तो उसका दूसरे सिरे पे कौन सा नंबर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सुनीता का दूसरे सिरे से नंबर तो 5 - 5 + 1 यानी कि 10 + 1 इक्वल टू 11वां स्थान है। अगला है, यदि किसी महीने में 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो 28 तारीख को, तो 2 9 16 23 तारीख को मंगलवार, तो 24 25 26 27 और 28 तारीख को बुधवार, तो गुरु शुक्र शनि और रविवार होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होंगे रविवार। पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा होता है? तो पेड़ में जो हमेशा होता है वो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। तो बिना जड़ के किसी पेड़ का अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बीज के बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले जड़ बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेड़ में निम्नलिखित में सबसे में कौन सा होता है? तो वो होता है जड़। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है ऋचा। क्वेश्चन नंबर 111 और 12 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी वो ये आकृति आएगी, ठीक है। इसमें ए वाली आकृति आएगी। निम्नलिखित पर 100 को क्वेश्चन नंबर 113 और 114 निम्नलिखित प्रश्न की आकृति की डिजाइन दी गई। इन डिजाइनों को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी? तो डिजाइनों को मिलाने से जो आकृति बनेगी ये आकृति बनेगी, ठीक है। इसमें इस आकृति और ये सारे सवाल जो है थोड़े दिमाग से समझने वाले हैं, रीजनिंग है, तो इसमें इस तरह से इसको होंगे। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो ए सी से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि सी ए और डी का भाई है, ठीक है। ए डी भाई हैं और डी बी क्या है? पिता हैं। डी और बी पिता हैं, तो बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ए और सी का क्या रिश्ता है? तो चाचा का रिश्ता है।
एक घड़ी समान रूप से आगे चलती है। सोमवार को सवेरे 6 बजे वह 5 मिनट पीछे थी और अगले सोमवार को शाम 6 बजे 10 मिनट आगे। पूरे सप्ताह दिन या रात में किस समय घड़ी समय बता रही थी? तो सोमवार के सवेरे 6 बजे, अगले सोमवार को जो है तो 7 गुना 7 1/2 दिन, ठीक है, यानी कि 15/2 गुना 24 घंटा इक्वल टू 180 घंटे। अब 15 मिनट आगे चल रही है तो 15 मिनट आगे चलती है 180 घंटे। 5 मिनट घड़ी आ जाएगी तो क्या करेंगे 180 गुना 5/15, ठीक है, यानी कि 60 घंटे। 60 घंटे यानी कि सोमवार से सवेरे 6 बजे प्लस 60 घंटे कर देंगे तो बुधवार के शाम 6 बजे, ठीक है। तो बुधवार शाम 6 बजे सही समय जो है वो बता रही है। 5 लड़के की बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार लड़का ए लड़के बी से कम बुद्धिमान है, लड़का सी लड़के डी से कम बुद्धिमान है, लड़का बी और सी से कम बुद्धिमान है और लड़का ए लड़के ई से अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन सा लड़का है? तो सबसे अधिक बुद्धिमान जो लड़का है डी और बी के, तो इसमें सबसे बुद्धिमान जो है वो डी है। 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही कतार में बैठी हैं। सी ए डी के बीच में बैठी है, ई एफ और जी के बीच में, और बी डी और एफ के बीच में। यदि ए जी दोनों छोर पर हैं तो डी के बीच में कौन बैठा है? तो डी के बीच में जो है सी और बी बैठे हैं, ठीक है, सी और बी। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। श्रेणी में ऊपर से राम के 17वां स्थान पर प्राप्त हुआ। यदि 9 लड़कियां राम से आगे हैं तो राम के पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं? तो राम के पीछे जो है तो 60 माइनस 17 कर देंगे तो 43। अब लड़कों की संख्या क्या है? x है, ठीक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या है? 2x है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे x + 2x = 60, ठीक है, 60, यानी कि 3x = 60, ठीक है, 3x = 60। तो क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, x = 60/3 यानी कि = 20, ठीक है। तो अब लड़कियों की संख्या क्या करेंगे, 2x = 2 गुना 20 = 40, ठीक है, 40। अब राम के पीछे लड़कों की संख्या तो 40 माइनस 9 यानी कि 31, ठीक है, 31। अब राम के पीछे लड़कों की संख्या तो 43 माइनस 31 = 12। इनमें से असमान को चुनिए, ठीक है। तो सभी इसमें जो महीने दिए हुए हैं वो 31 के महीने होते हैं, 31 दिन के महीने होते हैं, ठीक है, लेकिन नवंबर जो है वो 30 दिन के महीने होते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक का समान अंक को जोड़िए, ठीक है, 3 5 और 13 17 19 25 तो मैं आपको बता दूं कि शेष सभी क्या अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सभी क्या है? अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें जो होगा 19 25। एक निश्चित संहिता कोड में 1975 अर्थ यानी थ्रो अवे गैर्बेज, 528 अर्थ गिव अवे स्मोकिंग एंड 213 का स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो उस सहित कोट भाषा में गिव शब्द का प्रकट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी अब जो है कोड जो है अवे यानी 5, स्मोकिंग 2 और गिव 8। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, स्मोकिंग जो है वो 8 है। नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी में गलत संख्या के 25 36 49 81 121 169 225, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 9 के स्क्वायर 81, ठीक है, 11 के स्क्वायर 121, ठीक है, 11 के स्क्वायर 121, 13 के स्क्वायर 169 और 15 के स्क्वायर 285, ठीक है, 225। तो यहाँ पर जो सभी से विषम संख्या लेकिन 36 क्या है? सम संख्या है। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 4 10 18 है, ठीक है, तो 4 - 10 - 4 = 6, ठीक है, और 18 - 10 = 8, ठीक है, यानी और 18 - 4 = 14, ठीक है, 14। तब दूसरी आकृति हमारा क्या है? दूसरी आकृति यहाँ पर जो है वो 14। अब दूसरी आकृति
इसी तरह से तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो हमारा लुप्त संख्या जो है वो लुप्त संख्या मैं आपको बता दूं तो लुप्त संख्या 10 होगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि ए का अर्थ धनात्मक, बी का अर्थ ऋणात्मक, सी का अर्थ गुणित, डी का अर्थ विभाजक और तो डी सी 14, ए 6, बी 16, डी 4 का मान होगा। ठीक है, 4 का मान जो है वो होगा। तो क्या करेंगे, 18 गुना, ठीक है, 14 प्लस 6 माइनस 16 भागा 4, ठीक है, 16 भागा 4, यानी कि 18 गुना 14 प्लस 6 माइनस 16 बटा 4, यानी कि 252 प्लस 6 माइनस 4 इजक्वल टू 254। शब्द बिलीवर को अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, बिलीवर के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे जो है एल और ए का जो प्रयोग हुआ है जो कि में मेनहानि है, जिसमें इसमें जो है एल और ए का प्रयोग किया जिसमें क्या है, मेन में नहीं है, यानी शब्द इसमें मेन नहीं है। तो इसमें जो है वो होगा लाइब्रेरियल। ठीक है, अगला है, दिए गए कथनों में से निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। बताए दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तात्पर्य रूप से अनुसरण नहीं। सभी कार्टून बॉक्स, कोई भी बॉक्स पेन नहीं, कुछ कार्टून लॉक, कुछ बॉक्स लॉक, कोई भी पेन कार्टून नहीं और कोई भी पेन लॉक नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है वो होगा निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। यदि दर्पण के चित्रानुसार एम एन पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन दर्पण निर्मित प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी मैं आपको बता दूं कि दर्पण में एम एन पर रखा जाता है संयोजन, तो दर्पण में जो है ये प्रतिबिंब बनते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित और छठी संख्या से 5वीं संख्या संबंधित है, यानी कि 5 और 50। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर गुना 2 यानी इक्वल टू 25 गुना 2 इक्वल टू 50। ठीक है, अब आया दूसरा 12 और 288 है। ठीक है, 12 और 288 यानी कि 12 का स्क्वायर गुना 2। ठीक है, यानी कि 144 गुना 2 इक्वल टू 288। अब बचा 6 हमारे पास। ठीक है, 6 बचा तो 6 के स्क्वायर गुना 2 यानी 6 का 36 गुना 2 इक्वल टू 36 दूनी 72। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो इसमें जो आकृति आएगी ये वाली। अगला है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस त्रिभुज में मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इसमें नाम दे देंगे सभी कोनों को और फिर कोनों को जो है प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा जो है कोण पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कोनों का नाम दे रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसे खुद से करिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग नहीं जो पढ़ रहे हैं, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो कुल 8 हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है जबकि एक उनमें से असंगत है, असंगत चयन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि कैंडल ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमिनोसिटी जो है चमक प्रकाश, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक और केल्विन तापमान का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी जो है वो असंगत है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है दूसरे पद से पहला, यानी कि प्लास्टिक यानी अल्पसिक एंड फेस्टिव। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट के विपरीत लिखे गए हैं। तो यहाँ पर फेस्टिव का जो होगा SEFTEVI। एक कूट भाषा में टर्मिनल को 40, 10, 36, 26, 82, 24 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एडोट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला है सीधे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से कूट किया जाए, 2 से गुना कर देंगे। तो ठीक है, इसमें एडोट्री का जो है 24, 81, 84, 0, 30, 36, 50। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार सही क्रम निवास दर्शाता है, यानी प्रीफेयर, प्रेसेंस, पेन्यूसोल एंड प्रोड्यूस एंड प्रिवेंट। ठीक है, इनको हमें सही क्रम में दर्शाना है, तो इसे हम सही क्रम में दर्शाएंगे 3, 1, 2, 5, 4।
अगला प्रश्न है, 4 संख्या का योग दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार आपस में समांतर रखते हैं, भिन्न भिन्न का चयन करें, यानी 12 120। तो 12 120 यानी कि 12 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इजक्वल टू 120, ठीक है, यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो 11 दूनी 101, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 120 आ गया, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा है 18 और 288, ठीक है, दूसरा 18 और 288 है। तीसरा से इसको भी करेंगे, 18 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 17 स्क्वायर माइनस 1, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यानी कि 289 माइनस 1 इजक्वल टू 288, दूसरा हो गया। इसी तरह से तीनों को जो है हम लोग करेंगे, और जो इसमें भिन्न चयन करता है वो है 1 और 11, ठीक है, 1 और 11। किसी निश्चित कूट भाषा में सुपर को IVKFH लिखा जाता है, उसी भाषा में लॉफ्टी को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो विपरीत लिखे गए हैं, तो लॉफ्टी का BGULO होगा। और ये सारे सवाल जो है थोड़े दिमाग से, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि रीजनिंग है, इसे हम लोग दिमाग से लगाकर समझेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसे जो है अच्छे से समझेंगे विस्तार से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह कागज जो है वो खोलने पर ऐसा दिखेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द उससे वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है। यानी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार अनुपति देना एक विपार्थक शब्द है, वर्जित करना होता है, उसी प्रकार डिंग मारना का विपार्थिक होता है विनम्रता करना। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी तरह संबंधित, जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म दोनों से आप में संबंधित हैं। डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, यानी मैं आपको बता दूं जिस प्रकार हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उसी प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को शोध करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित? छात्र, भाई, पुरुष, ठीक है, छात्र, भाई और पुरुष। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान 12, 15, 75 और 738, 749, ठीक है। तो 12 प्लस 3 तो 15, 15 गुना 3 75, ठीक है, 75 प्लस 7 82, 82 गुना 9 738, 738 प्लस 11 यानी 749। तो यहाँ पर जो शब्द आएंगे वो होगा 82। दी गई सीटों के घन के आकार देने के लिए मोड़ा जाता है, इसके n अक्षर दर्शाने वाले फलों को विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर दिखेगा? तो जो विपरीत फलक पर अक्षर दिखेगा वो होगा ई। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रेणी खाली स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूरा होगा। YABP, ठीक है, YABP के YBYPA, ठीक है, तो जो इसे सही क्रम में दर्शाएगा AKYBYPA, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, AKYBYPA। उस विकल्प का चयन करें जिसमें समुच्चय संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्या में 5, 8 और 338, ठीक है। तो जैसे 5, 8, 300 यानी 5 प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, और 169 में 2 से गुना कर देंगे तो 338 हो जाएगा। उसी तरह से 1, 8, 722 को करेंगे और इसी तरह से सभी को करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जो सही होगा वो 11, 8, 722। रवीना का परिचय कराते हुए नीतीश ने कहा वह मेरी बहन की पुत्र की नानी है। और रवीना का नीतीश से क्या रिश्ता है? यानी रवीना नीतीश की क्या है? माँ है। नीचे अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। यानी मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी ZGN, यानी पहले G आता है फिर Z आता है, Z के, ठीक है, तो Z के ठीक 7 अंक के बाद G और G के ठीक 7 अंक के बाद N आता है। इसी तरह से तो इसमें D जो है वो इसमें भिन्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, तो जो सन्निहित है वो ये है आकृति।
गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई समीकरण चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो 64, 16, 22, 11, 5, 70 है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 64 + 16 - 22 / 11 × 5। इस तरह से हम इसे संतुलित कर देंगे तो इसमें ए होगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं का मध्य वही संबंध जो दिए गए समुच्चय संख्याओं के मध्य है। तो इसमें भी वही है, सेम ही बनेगा ये भी, तो इसका हो जाएगा बी। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द को सही बोलने में या सही उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो लाऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं समझाऊं। और लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।